क्या होगा जब कुछ वैज्ञानिकों की एक टीम कई साल के स्पेस मिशन के बाद फाइनली एक एलियन लाइफ को ढूंढ निकालते हैं। एक ऐसी एलियन लाइफ जिसके बारे में इंसान कुछ भी नहीं जानते, और वे वैज्ञानिक उस एलियन लाइफ को पृथ्वी पर लाने की गलती कर बैठे ताकि उन पर रिसर्च कर यूनिवर्स के बारे में और ज्यादा जान सकें। अब इससे आगे क्या होगा, ये नया एलियन जीवन पृथ्वी पर आकर क्या करेगा, सब कुछ चलिए शुरू से जानते हैं। 2025 की ब्रांड न्यू सबसे बड़ी साईफाई सीरीज एलियन अर्थ में कहानी की शुरुआत भविष्य की पृथ्वी से होती है, जब लोगों ने अचानक से देखा कि उनका एक स्पेसशिप जो कि 65 साल पहले सुदूर स्पेस में एलियन जीवन की खोज के लिए गया था, अब वो वापस लौट रहा है। लेकिन अब सरप्राइजिंगली वो स्पेसशिप अपनी लैंडिंग साइट से दूर जाते हुए पास के शहर में घुसने लगा। अब सब हैरान थे कि ये शिप मेन शहर में क्यों आ रहा है, कि तभी वो शिप अब आसपास की बिल्डिंग से टकराते हुए आगे जाने लगा और वो आखिरकार शहर की सबसे बड़ी बिल्डिंग्स में टकराकर क्रैश हो गया। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ। इस शिप में साइंटिस्ट जो कि एलियन प्रजाति को पकड़ कर ला रहे थे, क्या उन एलियंस ने ही ये सब किया होगा। अब कहानी यहाँ से कुछ महीने पास्ट में जाती है। दरअसल अभी पृथ्वी पर साल 2120 चल रहा है। इस समय तक इंसानों ने टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ज्यादा तरक्की कर ली। वे अब अपने सोलर सिस्टम को छोड़कर विशाल ब्रह्मांड में यात्राएं करने लगे हैं ताकि अपनी तरक्की को और आगे बढ़ाते रहें। इसके अलावा पृथ्वी पर भी इंसानों ने अपनी उम्र को बढ़ने से रोकने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढ निकाले। इनमें से सबसे पहला तरीका इंसानी बॉडी को मशीनरी की मदद से अपग्रेड कर लेना है। दूसरे ऑप्शन में इंसानों ने ऐसे सिंथेटिक रोबोट्स बना लिए जो कि खुद की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलते हैं, हालांकि वे सिर्फ वही कर सकते हैं जो कि इंसानों ने उन्हें ऑर्डर दिए हों। और आखिर में तीसरा ऑप्शन आता है इंसानों की सबसे नई खोज, हाइब्रिड्स। अब इस प्रोसेस में बॉडी तो पूरी सिंथेटिक होती है, लेकिन साइंटिस्ट इंसानी ब्रेन को इन सिंथेटिक बॉडीज में ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी कि इन हाइब्रिड्स में बॉडी तो सिंथेटिक होगी, लेकिन उसके अंदर का पूरा ब्रेन किसी इंसान का ही होगा। अब यहाँ से हमें पृथ्वी की एक बहुत बड़ी स्पेस कंपनी यूटानी कॉर्पोरेशन का स्पेसशिप दिखाया जाता है, जो कि अभी अपने 65 साल लंबे मिशन के बाद कई सारी एलियन लाइफ को पकड़कर अपने साथ पृथ्वी पर वापस ला रहे थे। हालांकि उनका शिप अभी पृथ्वी से 800 मिलियन माइल्स की दूरी पर था। तो सभी क्रू मेंबर्स शिप की रेगुलर चेकिंग के लिए अपने क्रायोस्लिप से उठे। सब बहुत एक्साइटेड थे कि उन्होंने फाइनली इतने समय के बाद किसी एलियन जीव को ढूंढ निकाला है और वे इन्हें पृथ्वी पर ले जाकर इन पर अच्छे से रिसर्च करेंगे। लेकिन अभी किसी को अंदाजा तक न था कि वे इस खतरनाक एलियन लाइफ फॉर्म को पृथ्वी तक पहुंचाकर कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। इससे अनजान सभी क्रू मेंबर्स आपस में डिस्कस करने लगे कि कैसे अब पृथ्वी पर कुल मिलाकर 5 बड़ी स्पेस कंपनीज बन चुकी हैं और वे 5 कंपनीज पृथ्वी के 5 अलग अलग हिस्सों को कंट्रोल करती हैं। वे भी इन्हीं 5 में से एक कंपनी यूटानी कॉर्पोरेशन के मिशन पर आए थे, जहां उनका शिप पृथ्वी से 65 साल पहले निकला था। वे जाते हुए डिस्कस भी करते हैं कि 5वीं स्पेस कंपनी प्रोडोजी अभी आई है, जिसे की एक टीनेजर बॉय कैलिवर ने शुरू किया। दरअसल इसी 5वीं कंपनी ने इस नई टेक्नोलॉजी सिंथेटिक की खोज की, यानी कि सिंथेटिक बॉडीज में इंसानी ब्रेन को ट्रांसफर करना, जिससे कि वे इमोर्टल हो सकते हैं। अब स्पेसशिप में क्रू मेंबर्स डिस्कस करने लगे कि अभी तो उन्हें बस पृथ्वी पर पहुंचने में 4 ही महीने बचे हैं। सो इस बार क्रायोस्लिप में जाने के बाद उनकी आंखें सीधी पृथ्वी पर जाने पर ही खुलेंगी। वैसे इस शिप पर बाकी के सारे क्रू मेंबर्स तो इंसान ही थे, लेकिन इनमें से मोरो नाम का एक क्रू मेंबर, वो पूरी तरह से एक साइबोर्ग रोबोट है, जिसे की कंपनी ने प्रोग्राम इस तरह से किया है कि चाहे जो भी हो जाए, मोरो को उन पकड़ी गई एलियन लाइफ फॉर्म को सही सलामत उन्हीं की कंपनी के पास पृथ्वी तक लाना होगा, फिर चाहे उस रोबोट को इसके लिए कुछ भी क्यों न करना पड़े। अब पूरा क्रू तय करता है कि वे बाहर 2 क्रू मेंबर्स को शिप की देखभाल के लिए छोड़कर बाकी के सभी मेंबर्स फिर से क्रायोस्लिप में चले जाएंगे, जहां से अब बाकी मेंबर्स पृथ्वी पर पहुंचने की खुशी में जल्दी से क्रायोस्लिप में सोने जाने लगे। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनके स्लीप में जाने के बाद क्या कुछ होने वाला है। वहीं पृथ्वी पर हमें उसी नई 5वीं कंपनी प्रोडोजी कॉर्पोरेशन की एक रिसर्च सेंटर दिखाई जाती है, जो कि अभी एक सुनसान आइलैंड नेवरलैंड के बीच में मौजूद है। वे पिछले कई सालों से इसी जगह पर छुपकर हाइब्रिड बनाने पर रिसर्च कर रहे थे और आज वे पहली बार मार्सी नाम की एक बीमार लड़की की चेतना को एक रोबोटिक सिंथेटिक बॉडी में ट्रांसफर करेंगे, जिससे कि मार्सी का शरीर तो मारा जाएगा मगर उसका ब्रेन एक सिंथेटिक बॉडी में पहुंच जाएगा और वो जीवित रह सकेगी। जहां से कुछ डॉक्टर्स मार्सी को अपने साथ अपनी लैब में ले गए। यहाँ मार्सी देखती भी है कि सामने की दूसरी टेबल पर एक सिंथेटिक बॉडी रखी हुई थी, जिसमें कि उसकी चेतना को ट्रांसफर किया जाएगा। अपने इस पहले एक्सपेरिमेंट के लिए इस प्रोडोजी कंपनी का ओनर बॉय भी आ गया।
ताकि अपनी रिसर्च को अपनी आंखों से पूरा होता देख सके। जिसके बाद अब मार्सी को उस सिंथेटिक बॉडी से कनेक्ट कर सारी ही मशीन्स को शुरू कर दिया जाता है और एक लंबे प्रोसेस के बाद फाइनली मार्सी की आंख उस दूसरी सिंथेटिक बॉडी में जा खुली, यानी कि पूरा एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा। मार्सी की पुरानी बॉडी अब पीछे छूट चुकी है और वो खुद इस नई और मजबूत बॉडी में कुछ भी कर सकेगी। मार्सी अब इसके बाद अपने नाम को बदलकर वेंडी कर लेती है, क्योंकि बेशक से वो अंदर से सेम ही हो मगर अब उसकी बॉडी बदल चुकी है। सो उसने एक नई पहचान अपना ली। यहाँ डॉक्टर्स उसे रिवील भी करते हैं कि कैसे उन्होंने जानबूझकर उसे बड़ी एज वाली बॉडी चुनी है, क्योंकि आम इंसानों की तरह इस सिंथेटिक शरीर की उम्र नहीं बढ़ेगी। तो उन्होंने पहले ही छोटी मार्सी के लिए एक बड़ी सिंथेटिक बॉडी बनाई ताकि आने वाले सालों में उसे ओढ़ न लगे। अब मार्सी, जो कि खुद को वेंडी कहती है, उसने पूछा कि क्या वो अब भी इंसान बची है, जिस पर डॉक्टर्स ने बताया कि उन्होंने इस बॉडी में भी आर्टिफिशियल चेंजेस डाले हैं ताकि वेंडी को सब कुछ इंसानों जैसा ही महसूस हो। उन्होंने ये भी कहा कि वेंडी के बाद अब वे और भी कम उम्र के बच्चों को उसी की तरह दूसरी सिंथेटिक बॉडी में ट्रांसफर कर देंगे, जिसके बाद वेंडी उन सब के साथ मिलकर अच्छे से रह सकती है। उन सब के एक जैसे होने से उन्हें खुद के आम इंसानों से अलग होने का एहसास नहीं होगा। डॉक्टर्स अब सबको इकट्ठा कर उन्हें अनाउंस भी करते हैं कि कैसे उन्होंने ऐसे बच्चों को चुना जो कि बीमारियों से मरने वाले थे और उन सब की फैमिली की नजर में वे सब मर भी चुके होंगे, लेकिन उनकी प्रोडोजी कंपनी ने अपने पैसे लगाकर उन सबको एक नया जीवन दिया है। तो अब वे सब अपने घर कभी नहीं जा सकेंगे, बल्कि उन्हें अपनी पूरी ही लाइफ इस कंपनी के लिए काम करना पड़ेगा। वैसे भी अब उनकी बॉडीज और चेहरे बदलने से उन्हें कोई वैसे भी नहीं पहचानने वाला। अब इन्हीं सिंथेटिक बॉडी वाले बच्चों में एक इंडियन लड़का आरुष भी है, जिसका की कैरेक्टर इंडियन एक्टर आदर्श गौरव प्ले कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर वही शिप जो कि पृथ्वी पर एलियंस को पकड़ कर ला रही थी, अब उसके अंदर तबाही फैलने लगी। दरअसल जिस एलियन लाइफ को वे कंटेन करके ला रहे थे, अब वो किसी टेक्निकल इशू की वजह से फ्री हो चुकी है और वो एलियन एस्ट्रोनॉट्स को एक एक कर मारने लगा। इन्हीं में से एक मेंबर मोरोर, जो कि एक रोबोट है, वो जल्दी से अपने पृथ्वी वाले बेस पर मैसेज भी भेजता है कि अब उनके शिप वाला एलियन अपने पिंजरे से निकल गया और सबको मारने लगा। सो क्या वो अपने शिप को यहीं खाली कर उस एलियन को यहीं स्पेस में छोड़ दे, लेकिन उसे पृथ्वी की मेन बेस से ऑर्डर दिया गया कि बेशक से उनके सारे एस्ट्रोनॉट्स क्यों ही ना मारे जाएं, मगर उसे कैसे भी करके इस एलियन लाइफ को पृथ्वी पर जरूर से लाना है। इस स्पेस मिशन में पूरे 65 साल लगे हैं, जिस पर की यूटानी कंपनी ने करोड़ों मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर दिए। तो वे इतने सारे समय और पैसों की मेहनत को बर्बाद नहीं कर सकते। मोरोर अपने बेस से बात कर ही रहा था कि तभी बाहर से एक और मेंबर ने आकर कहा कि वो उसे अंदर आने दे। वे दोनों इस एलियन को शिप में छोड़कर खुद एस्केप पोड लेकर पृथ्वी पर चले जाएंगे, ताकि कम से कम वे दोनों तो बच जाएं और ये एलियन लाइफ यहीं स्पेस में खत्म हो जाएगी। लेकिन अब मोरो अपने ऑर्डर्स को पूरा करते हुए कि उन्हें कैसे भी करके एलियन सैंपल्स को अर्थ पर लाना है, अब उसने वो दरवाजा ही ब्लॉक कर दिया ताकि वो एलियन उसे भी खा जाए मगर शिप से बाहर ना निकले। मोरो को पता था कि अब ये शिप पृथ्वी पर लैंडिंग करने लायक नहीं बचेगी, सो वो जल्दी से खुद सबसे सेफ कंपार्टमेंट में छुपने गया और यूटानी कंपनी की ये पूरी ही शिप पृथ्वी पर क्रैश होने के लिए जाने लगी। वहीं पृथ्वी पर एक लड़का माइक दिखाया गया, जो कि अभी प्रोडोजी कंपनी की मिलिट्री के साथ मिलकर एक मेडिकल स्टूडेंट के रूप में काम करता है। दरअसल वो लड़की मार्सी, जो कि बाद में वेंडी बन गई थी, माइक असल में उसी का भाई है, मगर बाकी सब की तरह उसे भी प्रोडोजी कंपनी की ओर से बताया गया कि उसकी बहन तो एक जानलेवा बीमारी से ऑलरेडी मारी जा चुकी है। यानी कि माइक को अभी तक नहीं पता कि उसकी बहन मार्सी अब वेंडी नाम की एक नई बॉडी में पहचान बना चुकी है। तो वही वेंडी भी उसी आइलैंड से अपने भाई माइक को सीसीटीवी कैमरास में पहचान ही लेती है। उसका बहुत मन था कि वो अपने भाई से मिलने जाए, लेकिन अब तो वो उसे इस नए रूप में पहचानेगा भी नहीं। जबकि कंट्रोल रूम से बाकी टेक्नीशियंस वेंडी पर ही ध्यान दे रहे थे कि कैसे वो बार बार अपने ही भाई को देख रही है और वो उससे मिलने जाने की जिद ना करे। अब अगले ही दिन जब माइक अपने दोस्तों के साथ इसी प्रोडोजी कॉर्पोरेशन के शहर में घूम ही रहा था कि तभी उन्हें ऊपर से वही दूसरी यूटानी कंपनी का शिप शहर की ओर आता हुआ नजर आया। ये सेम वही सीन है जो कि हमने कहानी के शुरू में देखा था। अब शहर में नीचे किसी को नहीं पता कि इस शिप में जिस एलियन लाइफ को पकड़कर मेंबर्स ला रहे थे वो तो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। वैसे भी ये पूरा शिप उनकी प्रोडोजी कंपनी की राइवल कंपनी यूटानी कॉर्पोरेशन का है, तो उन्हें तो उनके मिशन के बारे में भी कुछ नहीं पता। अब जल्द ही जैसे ही वो शिप शहर के बीचों बीच जाकर क्रैश हो गया, तो जल्द ही आसपास की सारी एजेंसीज और सेफ्टी वर्कर्स उसी बिल्डिंग की ओर भागने लगते हैं ताकि वहां से लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। यहाँ मेन साइट पर पहुंचकर सब ने देखा
कि उस शिप के टकराने से हर तरफ बहुत तबाही फैल चुकी है। यहाँ माइक भी चूंकि मेडिकल टीम में शामिल था तो वो भी अब वर्कर्स और गार्ड्स के साथ लोगों को बचाने अंदर जाने लगता है। जल्दी उन्हें बिल्डिंग के अंदर घुसने पर उस शिप का मलबा भी मिल गया जिसमें कि शिप के अंदर घुसने के लिए एक बहुत बड़ा गड्ढा बन चुका था। सो अब बाहर मेन ऑफिसर ने माइक समेत 5 लोगों को शिप के अंदर जाकर देखने को कहा कि वे पता करे कि इसके अंदर क्या था। तब तक बाकी गार्ड्स बाहर बिल्डिंग वाले घायल लोगों को बाहर निकालने का काम करेंगे। अब इन 5 गार्ड्स को पता था कि ये उनकी राइवल कंपनी यूटानी का एक स्पेसशिप है, तो वे तो उन्हें इस शिप के बारे में कोई जानकारी नहीं देने वाले। इसीलिए अब ये 5 मेंबर्स भी 2 टीमों में बंटकर शिप के 2 हिस्सों आगे और पीछे जाने लगते हैं। वही रोबोट मोरो बाहर निकल चुका था। उसने देखा कि उनकी ये शिप तो प्रोरोजी कंपनी वाले शहर में क्रैश हो चुकी है, जो कि उसकी अपनी यूटानी कंपनी की राइवल कंपनी है। वहीं इस शिप में उनकी लाई एलियन लाइफ मौजूद है, जिसके बारे में मोरो को ऑर्डर दिया गया था कि वो उन्हें किसी और के हाथ न लगने दे। सो मोरो जल्दी से अपने बेस पर मैसेज भेजने लगता है कि वो कैसे भी करके शिप में मौजूद एलियंस को इस दूसरी कंपनी के गार्ड से बचाने की कोशिश करेगा और वे तब तक उन्हें जल्दी से लेने आ जाएं। तो वहीं प्रोडोजी के उसी आइलैंड पर सबको पता चल चुका था कि उनके शहर के बीच में राइवल कंपनी यूटानी का शिप गिरा है। जिस बीच वेंडी ने देखा कि उसका भाई माइक भी रेस्क्यू टीम के साथ उसी घटना वाली जगह पर गया है। तो वहीं इस प्रोडोजी कंपनी के मेन बॉस को शक हो चुका था कि उस शिप में जरूर से कुछ काम का हो सकता है। तभी पीछे से वेंडी ने आकर ऑफर किया कि क्यों न वो ही अपने बाकी हाइब्रिड्स की टीम के साथ उसी जगह पर जाकर जांच पड़ताल करें और लोगों को निकालें। वैसे भी उनके नई बॉडीज मिलने के बाद उन्हें इसे टेस्ट करने का कोई मौका नहीं मिला है, सो इस मिशन के दौरान उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी चेक हो जाएगी। अब बॉस इसके लिए आसानी से मान गया। वही वेंडी ने भी ये सब अपने भाई माइक के लिए किया था, क्योंकि वो वहां पर जाकर अपने भाई से मिल पाएगी। जबकि ओनर ने ऑर्डर दिया कि जब उनके सारे हाइब्रिड्स मिलकर उसी साइट पर जाएंगे तो कंट्रोल रूम से सभी टेक्नीशियंस उन पर नजर रखें कि उनकी पूरी बॉडी और माइंड इस मुश्किल वक्त में काम कैसे करते हैं। वहीं जल्दी वेंडी ने तैयार होकर अपने बाकी के 5 हाइब्रिड्स को भी अपने साथ जाने के लिए रेडी कर लिया। यानी कि वे कुल मिलाकर 6 हाइब्रिड्स अपने लीडर पोल की अगुवाई में मेन शहर में हुई उसी क्रैश्ड शिप में जाने लगते हैं, जिसके लिए वे अपने महंगे जेट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो वहीं शहर में शिप में घुसकर 2 गार्ड्स ने देखा कि यहाँ तो बहुत सारे ऐसे ही एलियन जीवन के बॉक्सेस थे जो कि इंसान आज से पहले कभी नहीं खोज पाए हैं। साथ के साथ उन्हें कई सारे क्रू मेंबर्स की बॉडीज भी मिलने लगी। अब शुरू में उन्हें लगा कि ये लोग क्रैश में मारे गए होंगे और एलियंस के बॉक्सेस तो अब भी सब भी बंद हैं, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि कई सारे एलियन जीव अब तक फ्री हो चुके हैं। सो दोनों गार्ड्स अब जल्दी से अपने बाकी साथियों को यही बताने वापस जाने लगे, लेकिन तभी उनके सामने मोरो आ जाता है। उसने कहा कि शिप में मौजूद सारे सैंपल्स उनकी कंपनी यूटानी की प्रॉपर्टी हैं, इसलिए वो उन्हें इस जानकारी के साथ जाने नहीं दे सकता। मोरो अब उनके वेपन्स लेकर उन्हें गन पॉइंट पर उसी रूम में बांध देता है ताकि वे बाहर ना निकल सके। फिर वो बाकी के 3 मेंबर्स को भी ठिकाने लगाने चला गया। तब तक उसकी खुद की कंपनी के लोग उन्हें लेने आ जाएंगे, लेकिन अब उसके बाहर जाते ही एक एलियन जीव एक गार्ड की गर्दन में घुस जाता है और वो उसकी बॉडी से उसके ऑर्गन्स को निकालने लगा। वहीं दूसरे गार्ड पर भी एक और एलियन झपट पड़ा और उसके साथ भी ऐसा ही होता है। तो वहीं इस शिप के पीछे वाले हिस्से में माइक 2 और गार्ड्स के साथ इस शिप के क्रू मेंबर्स वाले क्रैश स्लीप वाले चैम्बर तक पहुंच चुका था। माइक ने देखा कि यहाँ तो कई सारे क्रू मेंबर्स अपने चैम्बर्स में ही मरे पड़े थे, यानी कि जिसने भी उन्हें मारा है उसने उन्हें क्रैश स्लीप से उठने ही नहीं दिया। इसी बीच माइक को एहसास भी होने लगा कि यहाँ इस कंपार्टमेंट में उनके अलावा और भी कोई मौजूद है। तीनों और ज्यादा जानने के लिए शिप में आगे बढ़ने लगे, जहाँ सर्जरी रूम में आगे जाते हुए उन्हें और ज्यादा बॉडीज मिलती जा रही थी। माइक ने ध्यान दिया कि इन क्रू मेंबर्स की सांसें जानबूझकर रोकी गई हैं। सो वो बाकी दोनों गार्ड्स को भी बताता है कि ऐसा कुछ कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। इस शिप में ऐसा कुछ है जो कि इंसानों के जैसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। सो तीनों ही अब चौकन्ने होकर सीढ़ियों से और आगे जाने लगते हैं, जबकि एक बड़ा एलियन जीनोमॉर्फ उन्हें छुपकर ही देख रहा था। दरअसल जीनोमॉर्फ एलियन सीरीज का मेन एलियन है और वो अब इस शिप के साथ पृथ्वी पर पहुंच चुका है। अब इसी बीच माइक ने ऊपर ध्यान दिया कि वो जीव तो उसी के ऊपर था, तो वो उससे बचने की कोशिश करते हुए नीचे कूद गया। लकीली वो उस एलियन से तो बच गया, मगर इसी बीच भागकर
उठाकर अपने बाकी के 2 गार्ड से बहुत दूर निकल आया और एक लिफ्ट में छुप गया। उसे इसी दौरान एक दिन पहले का समय याद भी आता है, जब वो अपनी पोस्ट से रिजाइन देने के लिए प्रोडोजी कंपनी के ऑफिस में गया था, मगर उसे बताया गया कि अभी उसकी काम करने की टाइमिंग्स बढ़ाकर 7 महीने और ज्यादा हो गई हैं, सो उसे उनकी कंपनी के लिए 7 महीने और काम करना पड़ेगा। वहीं अब तक वेंडी और बाकी हाइब्रिड्स की टीम उसी बिल्डिंग के सामने पहुंच चुकी थी जहां की वो शिप क्रैश हुई। यहां अंदर जाने से पहले वेंडी बिल्डिंग के सीसीटीवी कैमरास की फुटेजेस में देख लेती है कि उसका भाई माइक किसी जीव से डरकर एक लिफ्ट में छुपा हुआ है। हालांकि उसने उस एलियन जीव को ध्यान से नहीं देखा और वो अपने भाई के पास उसी लिफ्ट की ओर जाने लगी। तो वहीं कुछ टेक एक्सपर्ट्स प्रोडोजी के ओनर को सलाह भी देते हैं कि वो वेंडी और बाकी हाइब्रिड्स को अपनी पहुंच से दूर न जाने दे, मगर ओनर तो खुद जानना चाहता था कि वेंडी और बाकी हाइब्रिड्स काम कैसे करते हैं। तो वहीं बिल्डिंग में वेंडी गौरव के साथ अपने भाई माइक को ढूंढने जाने लगी, जबकि उसके बाकी हाइब्रिड्स को उन 2 गार्ड्स की बॉडी मिल गई जिन्हें कि मोरो ने पहले बांध रखा था। अब उन्होंने देखा कि उन गार्ड्स की बॉडी से एक एलियन क्रीचर बाहर निकल आया है जो कि एक गार्ड के ऑर्गन्स को खा रहा था। अब ये छोटा एलियन उस बड़े एलियन जीनोमॉर्फ से बहुत अलग है, यानी कि शिप में कई अलग अलग तरह के एलियंस मौजूद हैं। अब वो छोटा क्रीचर इन 3 हाइब्रिड्स पर भी अटैक करने लगता है, लेकिन फॉर्चुनेटली उन्होंने उसे एक मेटल के कंटेनर में पकड़ ही लिया। तो वहीं दूसरी ओर वेंडी और गौरव को पता नहीं चलता कि अब माइक कहाँ गया होगा। वे उसी जगह पर पहुंच गए जहां से माइक भागकर छुपा था। वे देखते भी हैं कि माइक की लिफ्ट के बाहर बहुत खतरनाक और बड़े पंजों के निशान थे, यानी कि जो कोई भी माइक का पीछा कर रहा था वो बहुत खतरनाक है। वहीं माइक तो अब लिफ्ट से निकलकर एक गार्ड के साथ बिल्डिंग में सबको सचेत करने जाने लगता है। इस शिप में बहुत बड़े एलियंस मौजूद हैं, तो सब के सब अभी यहाँ से निकल जाएं। लेकिन अभी के लिए कोई उसकी बात का भरोसा नहीं करता। तभी वो जीनोमॉर्फ एलियन उन्हीं के पीछे आ गया और वो पहले गार्ड को मारता है और फिर उसने सामने के रूम में जाकर एक एक को मारना शुरू कर दिया। माइक जो कि अकेला जीवित बचा था, वो डरते हुए अब उस गार्ड की गन उठाकर आगे कमरे में उस एलियन को देखने गया, लेकिन तभी पीछे से वो एलियन अब फिर से उस पर अटैक कर देता है। माइक इस धक्के से नीचे जा गिरा और जीनोमॉर्फ अब माइक को भी मारने ही वाला था कि लकीली सही वक्त पर वही रोबोट मोरोर पीछे से आकर जीनोमॉर्फ को बेहोश कर देता है। लेकिन सरप्राइजिंगली उसने माइक को भी सेम उसी वेपन से बेहोश कर दिया ताकि वो उस एलियन के बारे में बाहर किसी और को न बता सके। मोरो अब अपने एक दूसरे डिवाइस को निकालता है जिससे कि उसने बड़े जीनोमॉर्फ के आसपास एक कुकून जैसी सेफ्टी कवर बना दी ताकि जब तक कि उसकी कंपनी वाले उन्हें लेने ना जाएं, ये एलियन तब तक यहीं बंद रहे। वो उसे उठाकर अपने साथ फिर से शिप में छिपाने लेकर जाने लगा, लेकिन रास्ते में अब और ज्यादा गार्ड्स आकर मोरो को पूछते हैं कि वो है कौन और इस कुकून में क्या ले जा रहा है। अब मोरो उन्हें इस एलियन की सच्चाई भी नहीं बता सकता। वहीं जब वे गार्ड्स मोरो को अरेस्ट करने लगे तो उसने ध्यान भी दिया कि उस एलियन को फिर से होश आ चुका है और वो अब कुकून से बाहर निकाल मोरो के पीछे उन दोनों गार्ड्स को बहुत बेरहमी से मार डालता है। हालांकि मोरो को पता था कि ये एलियन सिर्फ डर को महसूस करते हैं, सो अगर वो हिला नहीं तो वो उसे कुछ नहीं कहेगा। तो वहीं पोल अपने कुछ हाइब्रिड्स के साथ शिप की मेन लैब में पहुंच चुका था, जहां से वो इस लैब का सारा डेटा लेने लगता है। उसने शिप के कैमरास में भी देखा कि एक रूम में कई सारे एलियंस एग रखे हुए थे, सो उसने अपने एक मेंबर को जल्दी से उन्हें देखने भेजा। अब तक उसे भी समझ आ चुका था कि यूतानी कंपनी की ये शिप किसी प्रकार की एलियन लाइफ के साथ लौटी है, इसलिए ही ये क्रैश हुआ। मगर अभी वो खुश भी है कि उन्हें फ्री में ही इन एलियंस का सारा डेटा मिल जाएगा। तो वहीं वेंडी और गौरव आगे बढ़ते हुए देखते जा रहे थे कि कैसे उस एलियन ने रास्ते में आने वाले हर किसी को मार डाला। वेंडी बॉडीज को देख और डर गई कि कहीं उसके भाई के साथ कुछ गलत ना हो गया हो। लकीली माइक को अब तक होश आ चुका था और वेंडी और गौरव उसे ढूंढ ही निकालते हैं। हालांकि माइक अभी वेंडी को पहचान नहीं सकता कि ये उसी की बहन है, क्योंकि उसे प्रोडोजी कंपनी की ओर से बताया गया था कि उसकी बहन कार्सी एक बीमारी में मारी जा चुकी है। वहीं तभी वेंडी के पास भी पोल का मैसेज आया कि ये शिप तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो अभी गौरव के साथ जहाँ भी हो वे सीधे शिप के कार्गो एरिया में जाकर वहाँ का सब कुछ अपने कब्जे में ले लें। अब वेंडी ने माइक से भी कहा कि वो भी उनके साथ चले और माइक मान गया। यहाँ रास्ते में जाते हुए गौरव ने माइक को रिवील कर ही दिया कि वेंडी असल में उसी की बहन कार्सी है। प्रोडोजी कंपनी ने अपने नए एक्सपेरिमेंट से कार्सी की ब्रेन को इस नई सिंथेटिक बॉडी में डाल दिया है, यानी कि ये उसी की बहन है जो कि अब मर नहीं सकती। अब शुरू में माइक को बिल्कुल यकीन नहीं हुआ कि वेंडी असल में उसकी छोटी बहन कार्सी ही है, लेकिन जब वेंडी ने उसे अपने बचपन का सब बताना शुरू किया तो माइक को फाइनली उसकी सारी सच्चाई का यकीन हो ही जाता है। वो खुश भी था कि जिस बहन को वो अब तक मरी हुई समझकर उदास रहा करता था, वो अब सिर्फ जीवित ही नहीं बल्कि बॉडी के बदलने से अपनी जानलेवा बीमारी से हमेशा के लिए फ्री हो चुकी है।
तीनों अब एक साथ फाइनली उसी कार्गो के एरिया में पहुंच गए। यहाँ उन्होंने देखा कि यहाँ तो कई सारे बड़े बड़े एलियन एग्स रखे हुए थे। तीनों उन्हें ध्यान से देख ही रहे थे कि तभी बाहर वाला वो बड़ा एलियन जीनोमॉर्फ अब जल्दी से कार्गो एरिया में आ जाता है और उसने पहले माइक पर अटैक कर उसे नीचे शिप के मलबे में फेंक दिया। अब वेंडिगोरो को यहीं रहने का कहकर कि वो अकेला यहाँ रुककर इन एलियन एक्स पर नजर रखे। ये कहकर वेंडी अपने भाई माइक को बचाने नीचे कूद जाती है। यानी कि अब सबको पता चल चुका है कि इस शिप के अंदर कई प्रकार की खतरनाक एलियन लाइफ फॉर्म्स मौजूद हैं, जिन्हें कि अब दोनों ही कंपनीज हथियाने की कोशिश करेंगी। और एलियन अर्थ सीरीज का ये दूसरा एपिसोड इसी क्लिफ हैंगर पर खत्म हो जाता है। इस सीरीज की बाकी बचे 6 एपिसोड्स हर हफ्ते आने वाले हैं, जिन्हें कि मैं वीकली चैनल पर डालता रहूंगा। तो आपको अब तक की सीरीज कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स में बताते जाएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें इस सीरीज के आने वाले बाकी एपिसोड्स के लिए। थैंक यू।